अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है FA-18 ग्राउलर। ये फाइटर एयरक्राफ्ट की वो सीरीज होती है जो बेसिकली बनी ही या मॉडिफाई ही किया जाता है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमारे पास बड़े प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फैल्कन एयरक्राफ्ट है, गल्फ स्ट्रीम एयरक्राफ्ट है जिसको कन्वर्ट किया गया। तो जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए दुनिया को ये फाइटर जेट्स को जो है वो मॉडिफाई करने की जरूरत क्यों पेश आती है? भाई फाइटर एयरक्राफ्ट का तो अपना रोल है और उनका रोल ये है कि दे हैव टू स्टे इन फ्रंट। वो चूंकि शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, निम्बल होते हैं, डॉग फाइट्स या फिर BVR मिसाइल्स को कैरी करते हैं, तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर EW। तो एक क्वेश्चन रेज होता है क्योंकि कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया था कि आप J-16 के वर्जन जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बनाया J-16D, उसके मुतालिक आप एक वीडियो बनाए। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स इसको ब्रॉडर करते हैं, हम जरा EW एयरक्राफ्ट की हिफादियत के मुतालिक बात करते हैं, हम जनरली बात करते हैं क्या पाकिस्तान एयरफोर्स को भी EW प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है? EW प्लेटफॉर्म हमारे पास है, बेसिकली वी हैव गॉट फैल्कन्स, हमारे पास AWACS भी है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि दूसरी कंट्रीज जिसमें अब चाइना भी है, वो स्पेशलाइज्ड फाइटर जेट्स को EW प्लेटफॉर्म्स क्यों इस्तेमाल कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करना इनटू एन EW प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए या सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस जो कि हम सीट भी बोलते हैं, उसके लिए क्यों जरूरी होता है? देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट्स बहुत मुश्किल होते हैं डिजाइन करने में। उसमें सबसे बड़े एक रीजन ये होता है कि अगर आप किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को लें, तो मेरे पास चूंकि एक F-16 है, तो मैं आपको F-16 से बताऊंगा कि इसको डिजाइन करना क्यों इतना मुश्किल है। देखें, ये जो F-16 है ये बेसिकली आता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, JF-17 थंडर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैटेगरी में। मिराज 35 लाइट, J-10 जो है ये मीडियम में आता है, FA-18 हॉर्नेट्स, F-15 मीडियम में आते हैं, और हैवी कैटेगरी में हमारे पास आता है Su-30 MKI। ये बहुत बड़ी कैटेगरी है और अमेरिका अब इस कैटेगरी में एयरक्राफ्ट नहीं बनाता। Su-30 या Su-27, बेसिकली तो Su-27 है जिसके तमाम वेरिएंट्स है। जो चाइना जो है वो J सीरीज में बनाता है, MKK है जो मलेशिया बना रहा है, और MKI है जो इंडिया यूज कर रहा है। तो जो अमेरिकन अप्रोच है वो ये है कि एन एयरक्राफ्ट सो बिग इज मोर लाइक अ लाइबिलिटी देन अ डिटरेंट। तो इसकी एक अलग वीडियो भी हो सकती है। अभी मैं इसी टॉपिक के ऊपर रहता हूं कि जब एयरक्राफ्ट्स को डिजाइन करते हैं तो व्हाट आर द पैरामीटर्स। देखें, दिस इज द डिजाइन ऑफ द F-16 के यहां तक, आई होप आई कैन बी क्लियर, इफ आई कैन शो यू लाइक दिस, यहां तक तो सिर्फ इसका इंजन है F-100, ठीक है। दैट वाज द ओरिजिनल इंजन ऑफ जनरल डायनामिक्स F-16, ठीक है। तो F-16 के अब तो डिफरेंट इंजन्स के साथ आता है। जैसे रेडार्स को अपग्रेड करते हैं, यू नीड बिगर एंड बेटर इंजन विद मोर थ्रस्ट। तो यहां तक तो आपका आ गया इंजन। अच्छा, ये होगी इंजन इनटेक, ठीक है। अब ये इनटेक यहां से जाकर, यहां से कर्व होके यहां से इंजन की तरफ आती है। तो आपका ये जो पोर्शन है यहां से स्टार्ट होकर यहां तक, ये तो इंजन को डेडिकेट हो गया। All of this is dedicated to the intake, to the engine, to the combustion chamber, to all of the different components of the engine until the exhaust gases come out from the afterburner, ठीक है। यहां तक तो आपका एयरक्राफ्ट जो है वो डेडिकेटेड हो गया इंजन के ऊपर। फिर आपको सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है फ्यूल। देखे ना, अगर तो ये क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में कभी आप F-16 को देखें तो इट कैरीज नो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक। क्लीन कॉन्फ़िगरेशन इसको कहते हैं। अगर मैं इन J-DAMs को भी उतार दूं और विंग बिल्कुल क्लीन हो, तो ये क्लीन कॉन्फ़िगरेशन में इस वक्त हमारा F-16 है। यहां पे फ्यूल टैंक आता है, फिर 2 फ्यूल टैंक्स साइड पे होते हैं, लेकिन जितने फ्यूल टैंक्स आप ऐड करते जाएंगे उतना ये वेपन कम कैरी करेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे F-16 ब्लॉक 50-52 में CFTs हैं जो कि होते हैं कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स, जो आपने देखा होगा कि यहां से स्टार्ट होके फ्रॉम द शोल्डर टू द बैक दोनों तरफ एक स्पाइन सी क्रिएट होती है। और खुसूसन डी मॉडल में क्या होता है, एक स्पाइन यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स बे की स्पाइन यहां पे आपको नजर आती है और थोड़ा सा मॉडल डिफरेंट लगता है।
तो जो डिजाइनर होता है उसके पास तो सिवाय इंजन को प्लेस करने में और बाकी जितनी जगह रहती है वो फ्यूल को स्टोर करने में, उसके अलावा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहती। अब आपके पास आ गया सिर्फ इतना सा हिस्सा, यहां पे आपने रेडार्स को भी करना है, यहां पे सेंसर्स को भी इंटीग्रेट करना है, यहां पे इजेक्शन सीट भी है। यहां पे आप ये भी देखें कि यहां पे ना सिर्फ इनटेक है बल्कि इट हैज टू अकोमोडेट द फ्रंट लैंडिंग गियर एज वेल। यहां पे फ्रंट लैंडिंग गियर को भी अकोमोडेट करना है। यहां पे जो है वो ट्राई साइकिल लैंडिंग गियर है, तो जो पिछले दो व्हील्स है वो यहां पे भी अकोमोडेट हुए हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में तो स्पेस ही नहीं है सिवाय इंजन के और फ्यूल के। जो एक एक इंच की जगह के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपस में कंपीट करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑफ कोर्स आपस में कंपीट नहीं करते, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं जिन्होंने उन इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसाइड करना होता है कि हमने किस इलेक्ट्रॉनिक को लगाना है, किसको उतारना है, तो वो स्पेस की वजह से एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही होती है, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक लगेगी, कौन सी उतरेगी। आपके रेडार की जो नोज है, यू जस्ट टेक अ लुक एट दिस। यहां पे जैसी ये नोज यहां से ओपन होती है तो आपके पास सिर्फ ये विड्थ आती है रेडार की। अच्छा, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि यार अगर आप नोज को बड़ा कर देंगे, यू नीड अ बिगर इंजन एट द बैक टू सपोर्ट अ बिगर रेडार। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर इतना ही मुश्किल है, इंटीग्रेट करने को, तो हम फाइटर एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट क्यों करते हैं? भाई फाइटर एयरक्राफ्ट को इसलिए कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको एक और मॉडल, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया, ये पीआईए का एक अब ये फायदा होता है एरो मॉडलिंग क्लब का, ये फायदा एरो मॉडलिंग क्लब का। लुक एट हाउ ब्यूटीफुली ही हैज मेड दिस एयरबस A320। अब इसकी चूंकि इंजन को उसने अभी और बनाना था, तो द इंजन्स, प्लीज जस्ट इग्नोर द इंजन्स हैव टू बी बिगर। लेकिन मैं पहले ही ले आया उससे, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार मैं ले जाता हूं। एनीवेज, जब आप बड़े एयरक्राफ्ट के साथ आता है, इग्नोर ऑल द अदर डिटेल्स के सब पैसेंजर एयरक्राफ्ट, आप सिर्फ ये देखें ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। तो आपके पास कितनी स्पेस होती है कि बड़े से बड़ा, हैवी से हैवी आप इक्विपमेंट यहां पे लगाएं, इसको ईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट बनाएं और इसको वॉर की तरफ झोंक दे। लेकिन ऐसा डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों डिफिकल्ट है? आपका ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका रेडार सिग्नेचर कितना बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कितना एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। नंबर 3, इसके अंदर जो इक्विपमेंट है वो कितने एक्सपेंसिव है। मतलब ये तो बहुत स्केल डाउन होगा ना, अगर मैं इसको टू स्केल करूं तो ये तो F-16 तो इसके नॉर्मली सिर्फ इतना सा F-16 है, राइट? तो ये कितनी बड़ी आप एक एयरक्राफ्ट को, एक एसेट को जंग में झोंकेंगे। फिर इसमें निम्बलनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, जब पाकिस्तानी एयरफोर्स को ने जब डिटेक्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट पूरे फ्लीट्स आ रहे हैं, राइट, पूरे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो जो एवैक्स था वो एवैक्स एक सेफर डिस्टेंस पे चला गया और सेफर डिस्टेंस से उसने अपने बाकी फाइटर जेट्स को कोऑर्डिनेट्स देने शुरू किए, डायरेक्शन देनी शुरू की, और वो पूरी साइंस है जो मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहा हूं। वो क्यों सेफर डिस्टेंस में गया? क्योंकि वो एक प्राइम टारगेट था एनिमी एयरक्राफ्ट का। जैसे हमने क्या किया, हमने रफेल्स को हिट किया क्योंकि हम एक स्टेटमेंट देना चाहते थे, बड़ा नुकसान करना चाहते थे। 3 रफेल्स गिरने का मतलब हो गया आपके 12 Su-30 MKIs। मतलब अगर आप इसको प्राइस में काउंट करेंगे दुश्मन का कितना नुकसान हुआ, तो ये जितने इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं उतनी बड़ी ये लाइबिलिटीज भी बन जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से ये कॉन्सेप्ट आया, चाइना ने भी J-16D का मॉडल बना दिया। इस कॉन्सेप्ट में किया ये जाता है जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि वो लिमिटेड मैं फिर ये वर्ड बात करूं, लिमिटेड ईडब्ल्यू कैपेबिलिटी हासिल करें, लेकिन फोरफ्रंट में रहें, बाकी एयरक्राफ्ट के साथ रहें, पूरे पैक्स में जाएं। ठीक है, उसकी इंटरनल कैनन नहीं होगी, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वो एस्कॉट में जा रहा है, वो बाकी फाइटर जेट्स के एस्कॉट में जा रहा है। ठीक है, उसकी कैनन नहीं है, लेकिन उसके पास शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। अब शॉर्ट और मीडियम रेंज के एयर टू मिसाइल्स हैं वो इसलिए हैं ताकि वो सेल्फ प्रोटेक्शन अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में कर सके, और वो चूंकि बाकी पैक्स के बीच में है तो उसकी जो एक सिचुएशनल अवेयरनेस है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसकी जो कन्वीनियंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एन एयरक्राफ्ट दैट इज फ्लाइंग
500 miles away and giving all of the information. तो ऑफ कोर्स इसकी शॉर्टकमिंग ये है कि ये खुद नॉन लीथल होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये कि अमेरिका ने भी FA-18 को ग्राउलर बनाया। क्यों बनाया? इसलिए कि दैट वाज अ बिगर प्लेटफॉर्म, ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म। सिंगल इंजन को नहीं बनाते हैं। ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म में ये होता है कि आप अपनी गन भी निकाल लेते हैं, आपकी जितनी एक्सटर्नल जो वेपन लोड होता है वहां पे आप क्या लगाते हैं, वहां पे आप ऐसी इक्विपमेंट लगाते हैं, ऐसी जैमिंग इक्विपमेंट लगाते हैं, ऐसी इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कर सके, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आप हिट कर सके, दूसरों को कोऑर्डिनेट दे सके कि वो हिट करे। तो J-16D Su-27 जो के उनका J-16D है उसको कन्वर्ट करके बनाया गया। अब फायदा क्या? फायदा यह कि बजाय इसके कि आप एक बड़े एसेट को कन्वर्ट करें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, और उसमें बड़ा इक्विपमेंट लगाएं, तो आप बहुत से प्रिपेयर कर सकते हैं स्केल डाउन इक्विपमेंट राइट इन द मिडल ऑफ द थिएटर ऑफ द बैटल थिएटर के मिडल में वो फाइटर जेट्स हो सकते हैं, और ये फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट करेंगे इसको दूसरे फाइटर जेट्स, ये उनके बीच में होगा। बजाय इसके कि आप एक पूरा स्क्वाड्रन एवैक्स को और जैमर्स के साथ जो है वो डिप्लॉय करें ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन करें, यू कैन हैव द डेडिकेटेड फाइटर्स फाइटिंग इन द फ्रंट एंड दिस फाइटर मिंगल्ड अप विद ऑल ऑफ द अदर फाइटर्स। तो ये वो रीजन होता है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ECM, EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग्स के लिए, फिर आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस के लिए आप फाइटर एयरक्राफ्ट को नॉर्मली जो ट्विन इंजन मीडियम और हैवी कैटेगरी में आते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। और इनका अपना फायदा होता है, और इनका फायदा यह होता है कि ये चूंकि दे आर निम्बल, दे कैन मनूवर इन टू पोजिशन, ये अपनी फ्रॉम पॉइंट A to B पोजीशन बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं। ये उतने बड़े एसेट्स नहीं होते जितना बड़ा एक डेडिकेटेड EW एयरक्राफ्ट होता। वो आप मैक्सिमम कितने 4, 5, 6, 7, 8 इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ओवर हियर व्हेन यू कन्वर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट जिनकी जो रेंज है वो ज्यादा है, जिनकी इंड्योरेंस ज्यादा है, दे कैन रिमेन अप देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से सिंगल इंजन में देखें ना, आपके पास फ्यूल कैपेसिटी कितनी है। आप अगर विंग लोड नहीं करते हैं, आपके पास छोटे एयरक्राफ्ट में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें फ्यूल कैपेसिटी, दिस इज द विंग्स एंड दिस एरिया ओवर हियर कैरीज द फ्यूल, दैट्स इट। तो इनकी तो फ्यूल कैपेसिटी नहीं है। तो वी वांट एन एयरक्राफ्ट दैट कैन रिमेन एयरबोर्न फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स और मिशन में एयरबोर्न करे। हां, साथ में मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइल PL-10 वो भी कैरी कर ले, PL-10 कैरी करे साथ में। तो ये रीजन है। और हां, ये वाकई ये बहुत जबरदस्त कमेंट था। एक तो माशाल्लाह आई एम वेरी लकी कि मेरे पास अगर आप कमेंट्स पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह हमारे जो व्यूअर्स हैं ये कितने प्रूडेंट किस्म के लोग हैं, कितने नॉलेज रखने वाले लोग हैं कि मैं खुद इनसे लर्न करता हूं। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छे मेरे पास कमेंट्स आते हैं और सजेशंस आती हैं। ये मैंने सजेशन के ऊपर वीडियो की है, J-16 की सजेशन थी, मैंने कहा क्यों नहीं यार, ये तो, और मैं ये समझता हूं हमारे पास होना चाहिए। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है ना, देखिए J-16 अगर उसका एक वर्जन उन्होंने कन्वर्ट किया EW में, तो चाइनीज जो है वो J-16 तो उड़ा रहे हैं, ट्विन इंजन उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान ट्विन इंजन इस वक्त उड़ा नहीं रहा। तो पाकिस्तान किसी भी कंट्री के लिए एयरफोर्स के एक ऐसे एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करना जो एयरक्राफ्ट वो पहले से फ्लाई कर रहा है, उसकी तमाम इकोसिस्टम उस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेटेड है, उसकी मैन पावर, उसके पायलट्स, उसके मेंटेनेंस, उसके क्रू, वो तमाम उसके साथ इंटीग्रेटेड है। उसके लिए आसान है बजाय 1, 2, 4, 6 प्लेटफॉर्म्स खाली लेना। तो अगर J-16 पाकिस्तान ले भी लेता तो वो कितने प्लेटफॉर्म लेगा? 5।
6। तो 6 के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बनाना फीजिबल नहीं रहता। आपके लिए फीजिबल ये, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर J10 को हम किसी भी तरीके से ईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट ग्राउलर्स की तरह तर्ज पे बना सकते हैं, गुड इनफ, क्योंकि अब आपका एक इकोसिस्टम बन रहा है। JF-17 थंडर को अगर हम बना सकते हैं, लेकिन मसला फिर वही आएगा कि आप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी वो लीथैलिटी नहीं रहेगी, उसकी वो कैनिंग कैपेसिटी नहीं है, वो फ्यूल वो इतना इंटरनल लोड कैरी कर नहीं सकता। वो अगर खाली एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के अलावा फ्लाई करेगा, वो तमाम पॉड्स लगा के, तो उसका तो इंड्योरेंस ही नहीं है। हमें तो इंड्योरेंस चाहिए, हमें तो पूरे सिनेरियो के लिए इंड्योरेंस चाहिए। बाकी एयरक्राफ्ट से तो एक और काम भी किया हुआ है, इससे तो मुझे याद आया, फॉर एग्जांपल FA-18 हॉर्नेट्स को देखें। FA-18 हॉर्नेट्स में रिफ्यूलर हॉर्नेट्स भी हैं, बड़ी रिफ्यूलिंग होती है। अच्छा, बड़ी रिफ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्या? बड़ी रिफ्यूलिंग का कॉन्सेप्ट यह है कि कुछ एयरक्राफ्ट को आपने इस तरह मॉडिफाई किया, फॉर एग्जांपल F-16 है, हम बड़ी रिफ्यूलिंग वैसे JF-17 थंडर के साथ भी कर सकते हैं। ये बड़ी रिफ्यूलिंग में होता ही है कि आपने जो एक्सटर्नल, ये तो वैसे JDAMs लगे हुए हैं, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये दोनों फ्यूल टैंक्स हैं। अब इन्हीं फ्यूल टैंक्स के बीच में से जो होज निकलेगा वो दूसरे एयरक्राफ्ट को रिफिल करेगा। वैसे तो एरियल रिफ्यूलर्स के लिए आपको डेडिकेटेड बड़े एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं जो मल्टीपल एयरक्राफ्ट को एरियल रिफ्यूल कर सके, लेकिन इस सिलसिले में आप 2 एयरक्राफ्ट को रिफ्यूल कर सकते हैं एक लिमिटेड ऑपरेशन के लिए। तो अगेन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि आप बड़े एसेट्स को वॉर में मत झोंकें। बड़े एसेट्स अगर तबाह होते हैं, बड़ा नुकसान होता। आप बड़े एसेट्स ज्यादा नहीं रख सकते। एरियल रिफ्यूलर्स है कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, ईडब्ल्यू वॉरफेयर वाले कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं। आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते। आप दे कॉस्ट अ लॉट, लेकिन आप वही स्केल डाउन अगर करेंगे तो आप मुख्तलिफ जेट्स को वो स्पेसिफाइड रोल दे के ज्यादा आप एक पूरा स्क्वाड्रन, ईडब्ल्यू का स्क्वाड्रन रख सकते हैं, ईडब्ल्यू स्क्वाड्रन रख सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे वो जो एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम आपके मेराज है, मेराज ने कुछ अरसे बाद तो अब चले ही जाना, तो आप फॉर द स्टॉप गैप मेजर, देखिए मेराज को आप फ्रंट पे नहीं झोंक सकते, मेराज को आप फ्रंट पे नहीं लेके जा सकते। आपने तो F-16 को बिठाए रखा पीछे, इसलिए नहीं कि आपको यह डर था कि F-16 हिट हो जाएगा, इसलिए कि आप कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं चाहते थे। आप दुनिया को बताना चाहते थे यार अब हम टोटल चाइनीज के साथ कर रहे हैं, आप कल को यह भी गिला शिकवा ना करो कि यार इसने काम खराब किया। तो आप क्या करें, आपके मिराजेस तो साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3 साल के बाद चले जाना है। JF-17 थंडर जो है वो उनको रिप्लेस कर रहा है, JF-17 थंडर उसको रिप्लेस कर रहा है मिराजेस को। तो मिराजेस को आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे ईडब्ल्यू प्लेटफॉर्म्स बनाएं। अगेन प्रॉब्लम वही आ जाएगी कि यार सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, इंड्योरेंस उसकी ज्यादा नहीं है। अच्छा, इंड्योरेंस क्योंकि ज्यादा नहीं है तो आपको एक्सटर्नल, मिराज तो वैसे ही जब फ्लाई कर रहा होता है उसको 2 फ्यूल टैंक्स की जरूरत होती है। पुराने कॉन्सेप्ट खत्म हो गए ना। नाउ योर एसेट्स रिमेन टू बी एयरबोर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो बातें खत्म हो गई है ना कि गए डॉग फाइट की करीब ही और वापस आ गए। आपके कैनन क्यों वापस क्यों आ गए जी? रॉकेट्स खत्म हो गए, कैनन। अब आपने आपका जो पूरा वॉर या बैटल थिएटर है, उस थिएटर में मिसाइल से ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट काउंट हो रही है, आपकी जैमिंग कैपेसिटी काउंट हो रही है, आपकी एबिलिटीज काउंट हो रही हैं, आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ते हैं ये काउंट हो रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मॉडर्न वॉरफेयर। तो जहां पे मैं J-16D को बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट कहूंगा, वहां पे मुझे ये डिफिकल्ट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान J-16D को किसी भी तरीके से लेगा, क्योंकि आपने सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट तो नहीं लेना, आपने उसका एक पूरा इकोसिस्टम बनाना, उसको अपनी तमाम की तमाम फोर्स में इंटीग्रेट करना। अब जब तक आप 2-3 स्क्वाड्रंस नहीं, तो अब मसला यह कि हाँ, J-10s को आप किसी भी तरीके से देखें कि J-10 क्योंकि मीडियम कैटेगरी में आता है, तो क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाया जा सकता है अगर वो एस्कॉर्ट के साथ हो? तो इसको देखें, इस सिलसिले में फर्दर भी डिस्कशंस करेंगे। आप इसी तरीके से मुझे टॉपिक डिस्कस करने का मौका दीजिए। मेरे पास वैसे
कमेंट्स में अभी बाकी लोगों के भी कमेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की हुई है, मैं जरूर उनके कमेंट्स को ऑनर करूंगा और उनके टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए इतना ही, तो गुड बाय फ्रॉम मी, फ्रॉम द F-16 and from a lovely gift from my student, or this is the product of Cockpit Area Crew Aero Modeling Club. I hope that you like it, by the way. I hope that you like it. Allah Hafiz. Allah Hafiz.